Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with cost accounting standard revision. ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगा। आप लोगों को जितना भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो मैं आप लोगों को रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए आप लोग प्लीज़ मेरा जितना भी रिवीजन लेक्चर होता है लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए आप लोगों को मैं पहला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CAS1 बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। एक कॉस्ट जितना भी जो कॉस्ट होता है उसका क्लासिफिकेशन है CAS1। जितना भी जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो बोलता है इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि यूनिफॉर्मिटी क्या होता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है कि एक इंडस्ट्री में जितना भी कंपनी होता है वो सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, वो यूनिफॉर्मिटी होता है। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि जो एक कंपनी होता है वो कई साल से या अगले जितना भी साल आने वाला है वो सेम मेथड यूज़ करता है। जैसे कि पहले भी फीफो यूज़ कर रहा था, आज भी वो फीफो मेथड ही यूज़ करता है, तो वो कंसिस्टेंसी हो गया। अब कॉस्ट है, इसका डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में कि कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट इज ए मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। एक कॉस्ट ही है जिसे कि हम लोग हर एक चीज़ को मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं। ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं या सर्विस देते हैं तो उसका मेजर एक कॉस्ट ही करता है, तो इसी को कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर रेफर्स टू डिपार्टमेंट, सेक्शन, डिवीजन विथ एन एंटिटी। जैसे देखिए कॉस्ट सेंटर क्या होता है, हर एक कंपनी में बहुत सारे कॉस्ट सेंटर होते हैं। जैसे कि एक कंपनी जो बना रहा है वो पेन भी बना रहा है, वो पेंसिल भी बना रहा है, वो कॉपी भी बना रहा है, तो हर एक प्रोडक्ट का ऐड होगा कॉस्ट। पहले तो सेपरेट ऐड होगा, फिर सबको एक्यूमुलेट करके कॉस्ट बनता है कि कितना कॉस्टिंग पड़ा पूरा प्रोडक्ट पे और कितना रेवेन्यू है, मतलब सेल्स कितना आया, तो ये कॉस्ट सेंटर होता है। The system is composed by three main part. Chart of accounts, it is related to acquisition of a resource. Acquisition of resource, जितना में हम लोग उसका जो रॉ मटेरियल खरीदते हो कितना में खरीदते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? Cost are classified on the basis of destination. This means that each center contains cost related to activities done in that center. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ये होता है कि जो भी सेंटर है, जैसे कि कॉपी का जो डिवीज़न है, बनाने वाला डिवीज़न है, या पेन का बनाने वाला डिवीज़न है, पेंसिल बनाने वाला डिवीज़न है, तो सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका कितना कॉस्ट पड़ता है और वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है। क्या है यहाँ पे? द कॉस्ट ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट प्रोडक्ट मेड इन दैट सेंटर इन रेफरेंस टू पीरियड ऑफ टाइम एलोकेटिंग सिस्टम। अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का कुछ डेफिनेशन हम लोग अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे है कि कॉस्ट सेंटर को दो भाग में बांटा गया है। कॉस्ट सेंटर इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पर्सनल कॉस्ट सेंटर, सेकंड वन इज इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। ये जो पर्सनल कॉस्ट सेंटर होता है इसी को रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब हुआ कि जो भी लेबर एम्प्लॉई जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर कितना कॉस्ट आता है, वो पर्सनल कॉस्ट सेंटर हुआ। और इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर हुआ कि रेफर्स टू ऑल रिसोर्स अदर देन HR मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को छोड़ करके जितना भी जो कॉस्ट आता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स को क्या कॉस्ट आता था उसका कि उसका सैलरी देना पड़ता है, उसका DA देना पड़ता है, चाहे उसका कुछ और भी अलाउंस वगैरह HRA अलाउंस देना पड़ता है, तो ये सब पर्सनल कॉस्ट सेंटर में आता है। अब जो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर होता है वो ह्यूमन रिसोर्स का कॉस्ट को छोड़ करके जो भी कॉस्ट आता है वो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर में आता है। तो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर में ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर हो गया, सपोर्टिंग सर्विस कॉस्ट सेंटर हो गया। जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर क्या होता है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मंगाना है कंपनी को, अगर रॉ मटेरियल मंगाना है कंपनी को, तो कुछ उसका व्हीकल चार्जेस हो गया, तो वो ऑपरेटिंग में आता है। जैसे सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर हो गया। अब सपोर्ट सर्विस हो गया कि मशीनरी अगर खराब हो गया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो उसको जो पर यूनिट का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ये सब सर्विस सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर होता है।
यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ उसका, मेडिकल शॉप हो गया, असेंबली शॉप हो गया, बिल्डिंग शॉप हो गया, ऑपरेटिंग थिएटर हो गया, कॉल सेंटर हो गया। बीपीओ मीन्स कॉल सेंटर, जैसे कि कुछ फ़ोन उन करना पड़ता है ना कि हाँ क्या रॉ मटेरियल मंगाना है, तो इस पर भी तो बिल वगैरह आता है, तो ये सब है ऑपरेटिंग का दिया हुआ है। अब यहाँ पे सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर का दिया हुआ है। तो मैं बताया था ना आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ देखिए पावर हाउस का बिल हो गया, मेंटेनेंस हो गया, स्टोर हो गया, हेल्प डेस्क हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फॉर कॉल सेंटर हो गया। अब कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं पहले, थोड़ा अलग अलग कलर रहेगा तो आप लोग को भी थोड़ा पढ़ने में ठीक होगा। देखिए कॉस्ट यूनिट क्या होता है, फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। एक यूनिट बनाने में कितना पैसा लगता है या रिसोर्स लगता है, तो वो कॉस्ट यूनिट होता है। जैसे कि ये जो पावर है ना, इसका कॉस्ट यूनिट क्या है, ये जो भी दिया हुआ है ये कॉस्ट यूनिट है, ये जो भी दिया हुआ है ये कॉस्ट यूनिट है। जैसे पावर का कॉस्ट यूनिट है मेगावाट, सीमेंट का मेट्रिक टन, ये जो एमटी है, एमटी मतलब मेट्रिक टन होता है। अब जैसे ऑटोमोबाइल्स है तो इसका नंबर्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन है इसका टन्स और पर किलोमीटर होता है, इसका कॉस्ट यूनिट दिया हुआ है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस और एक्टिविटी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जैसे देखिए बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, जैसे कि बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस करके क्लासिफाई किया गया कॉस्ट को, बाय ट्रैकेबिलिटी टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी करके भी डिफाइन किया, मतलब क्लासिफाई किया गया है। बाय फंक्शंस है, बाय बिहेवियर है, बाय प्रोडक्शन ऑपरेशन है। पहला हम लोग देखते हैं बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस। बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। ये जो कॉस्ट होता है बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहला मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, एक्सपेंस। अब बाय ट्रैकेबिलिटी टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट, बाय ट्रैकेबिलिटी टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला है डायरेक्ट कॉस्ट, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जो डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है उसको मटेरियल, एम्प्लॉय या ओवरहेड या एक्सपेंस बोल सकते हैं। अगर ये तीनों को अगर ऐड कर दें तो इसको प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। और ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसको ओवरहेड बोला जाता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय या इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर हो जाए, अगर तीनों के अगर ऐड कर दे तो इसको ओवरहेड हम लोग बोलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज बाय फंक्शन। बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन, ये जो कॉस्ट है बाय फंक्शंस क्लासिफिकेशन इसको 6 भाग में बांटा गया है। पहला प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मार्केटिंग ओवरहेड बोला जाता है। बाय बिहेवियर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इट इज ऑफ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट तो जानते हैं, जैसे कि कोई भी अगर मशीन वगैरह खरीदते हैं तो वो फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। वेरिएबल कॉस्ट होता है जैसे कि कोई भी अगर रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो वो वेरिएबल कॉस्ट में आता है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है जैसे जनरली इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अमाउंट तक आपको तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 यूनिट भी यूज़ नहीं करें फिर भी आपको कुछ अमाउंट, एक मिनिमम लेवल होता है तो वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद जितना आप कंज्यूम करिएगा वैसे जितना यूनिट आप कंज्यूम करेगा उसके ऊपर आपको चार्ज देना पड़ेगा, वही होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत अच्छा एग्जांपल है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। अब 5 वन इज बाय प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस, इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स। ऐसे ऑपरेशन कॉस्ट हो गया, बैच कॉस्ट हो गया। जैसे ऑपरेशन कॉस्ट में बताया था ना कि जैसे कि कोई सामान मंगाना होता है तो बाई व्हीकल के थ्रू मंगाता है तो उसका जो कॉस्ट होता है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है। बैच कॉस्ट होता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है तो एक बैच में बनता है तो वो बैच कॉस्ट हो गया। फिर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एक प्रोसेस कॉस्ट होता है। एक प्रोसेस कॉस्ट होता है कि जिससे एक प्रोडक्ट बनता है तो एक ही प्रोसेस में थोड़ा बनता है, उसको 2-3 प्रोसेस लगता है बनाने में। तो जैसे सपोज ले लीजिए कि एक पेन का जो एक डब्बा होता है बड़ा वाला, वो जो पैक्ड आता है, पहले तो पेन बनता है, फिर उसके बाद उसको पैकिंग किया जाता है,
फिर तो पहले तो पेन बना, फिर उसको पैकिंग किया गया, तो वो 2 प्रोसेस वो लगा, तो प्रोसेस कॉस्ट होता है, जॉइंट कॉस्ट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होता है। सेकंड वन इज प्रेजेंटेशन। द कॉस्ट आइटम इन द कॉस्ट स्टेटमेंट शैल बी प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट क्लासिफिकेशन के थ्रू उसको प्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्लोजर देखते हैं हम लोग, CAS1 का डिस्क्लोजर। एनी चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शैल बी मेड ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 1 बोलता है कि तभी तभी ये रूल्स रेगुलेशन या मेथड चेंज होगा जब लॉ बोलेगा, या फॉर कंप्लायंस विथ है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लॉ बोले या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले, या सच चेंज वुड रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट स्टेटमेंट। कोई भी एनी चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो कॉस्ट ऊपर हम लोग देखें, ये तभी जाकर चेंज होगा जब लॉ बोले या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले या बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट बोले, तभी जाकर के वो चेंज हो सकता है, नहीं तो चेंज नहीं होगा। सेकंड वन, एनी चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विच हैज़ ए मटेरियल इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। अगर कोई चेंज किया इन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कुछ चेंजेस किया, वो अगर मटेरियल इफेक्ट है, मतलब कुछ मटेरियली इफेक्ट करता है, तो उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कॉस्ट स्टेटमेंट में। बोलता है कि वेयर द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इज नॉट एसेटेनेबल होली और पार्टली द फैक्ट शैल बी इंडिकेटेड इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। तो डिस्क्लोजर दे देने से अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, CAS1 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज कंप्लीटेड। सो अगर आप लोगों को मेरा ये रिवीजन लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करें। सो थैंक यू।